नमस्कार दोस्तों। कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ज्योग्राफी में प्लेट विवर्तनिकी के बारे में। और प्लेट विवर्तनिकी से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। हमने जाना था कि हमारे महाद्वीप किस किस तरह से विस्थापित हो रहे हैं, और जिसमें से हमने ये भी जाना था कि कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए और विचारों को प्रस्तुत किया कि किस तरह से हमारी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसमें से अल्फ्रेड वैगनर का जो सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं काफ़ी तार्किक था, लेकिन उनके भी मत को उतनी ज़्यादा चर्चा और पॉपुलैरिटी नहीं मिली कि उस समय कुछ चीज़ों के जैसे कि वो जवाब देने में सामर्थ्य नहीं हुए। जैसे कि मान लीजिए कि उनके जो कुछ थे कि ज्वालामुखी भूकंप जैसी घटनाएं प्लस पर्वतों के निर्माण में कहीं ना कहीं किस तरह से हो रहे हैं, ये बताने में कहीं ना कहीं वो सक्षम नहीं हुए। तो जिस वजह से उनको इतना ज़्यादा नहीं मिला। उनके जो तर्क थे, कुछ तो तर्क उनके मैच हुए, लेकिन कुछ तर्क क्या थे कि मैच नहीं हुए, या उनके क्यों और कैसे के जवाब देने में वो सामर्थ्य नहीं हुआ। लेकिन आगे चलते ही जैसे कि चीज़ें खोज होती जाती है, तो जो चीज़ें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं वो फुलफिल होती चली जाती हैं। तो उसी तरह से जैसे ज्योग्राफी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट होती है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि पॉइंट आगे नहीं बोल के पीछे बोल दिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट होते चले जाते हैं। तो ज्योग्राफी वही है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। जो आज घटनाएं हैं वो कल नहीं होंगी, जो कल हैं वो परसों नहीं होंगी, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। तो उसी तरह से जब ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हमारा आता है, तो क्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया जाता है? नहीं। प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं मिले जुले होते हैं। उन सबके विचारों को और उनकी सबकी खोजों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया गया, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में अगर हम चर्चा करें या कहें कि सबसे पहले तो जानेंगे कि हम ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होता क्या है। और ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत तो ये भी जानेंगे कि प्लेट क्या होती हैं। फिर ये भी जानेंगे कि जो ये प्लेटें हैं ये गति करती हैं, गति करने से किस तरह से हमारे ज्वालामुखी घटित होते हैं, किस तरह से हमारे भूकंप आते हैं, और कैसे हमारे सुनामी आते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से एक एक की सारी चर्चा करेंगे। तो पहले अभी हमारा जानना ये है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, या ये प्लेटों के टकराने से, हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, कि प्लेटें जब हमारी टकराएंगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज्वालामुखी कैसे आएंगे, या भूकंप कैसे आएंगे, या सुनामी कैसे आएंगे, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। नए द्वीपों का निर्माण कैसे हो रहा है ये भी जानेंगे। कटक कैसे बनते हैं ये भी जानेंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से जानेंगे। प्लस कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे कि कॉन्टिनेंट जो हमारे होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं। महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ठीक है, महासागरीय क्या होते हैं। तो हम इनके बारे में भी जानेंगे कि महाद्वीपीय और महासागरीय के बारे में जानेंगे कि किस किस कौन सी भारी है, कौन हल्की, घनत्व क्या है, ठीक है। किस कारण से ये हमारे पर्वत निर्माण हो रहे हैं, कैसे फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, हिमालय कैसे बना हमारा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो अभी हाल में ही ज्वालामुखी की घटनाएं जो देखी जाती हैं वो भी इसमें पता चलती हैं। तो यहाँ से आपके जो छोटे छोटे डाउट होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में आते हैं हर साल, वो यहाँ से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक है। प्लेट विवर्तन की, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, या पहले जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी के बारे में। तो सबसे पहला नंबर हम जानेंगे कि प्लेट क्या है, ठीक है। मान लीजिए हम प्लेटों के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि हमारी प्लेटें कैसे, कौन सी भारी प्लेट है, कौन सी हल्की प्लेट है, आपस में टकरा रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेट क्या है। तो प्लेट क्या है। दूसरा जानेंगे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कैसे निकल के आया, या किस तरह से ये रहा। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी ये प्लेटें होती हैं ये किस तरह से गति करती हैं। तो प्लेटों के गति के कारण जानेंगे।
कि जो हमारी प्लेटें हैं ये गति करती हैं, तो इनके क्या क्या कारण होते हैं। क्या प्लेटें ऑटोमेटिक गति कर रही हैं या कैसे गति कर रही हैं, किस कारण से कर रही हैं। ज़्यादातर हम क्यों और कैसे पर फोकस करेंगे। अगर हमने क्यों और कैसे समझ लिया तो बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, मोस्टली आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे 4 ऑप्शन आते हैं तो उसको एलिमिनेट करने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो प्लेटों की गति के कारण क्या है, फिर जानेंगे कि हमारी प्लेट कितने प्रकार की होती हैं। तो हम जानेंगे प्लेटों के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे इस पर मतलब प्रभाव के बारे में लास्ट में, कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। या प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो क्या रहेगा, तो वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेट क्या होती है। ठीक है। प्लेट क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, ये कैसे निकल के आया। ठीक है। उसके बाद प्लेटों की गति के कारण हम जानेंगे कि जो हमारी प्लेटें हैं किस तरह से गति करती हैं, और प्लेट हमारी कितने प्रकार की होती हैं ये जानेंगे। प्लस हम जानेंगे कि इसके प्रभाव, इसके प्लेटों की गति के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये जैसे कि कहें कि तो ज्वालामुखी भूकंप या सुनामी जैसी जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आती हैं टकराने के बाद। ठीक है। तो वो डिटेल में जानेंगे, तो एक एक को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, प्लेट क्या है। प्लेट क्या है, तो अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें, प्लेट का मतलब है जो कॉन्टिनेंटल जो हमारे भाग होते हैं या महाद्वीपीय महासागरीय जो भाग हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लेट मानते हैं इसको। ठीक है। एक, तो सिंपल से शब्दों में कहें कि स्थल मंडल के बृहद खंड को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। अच्छा, तो ये सिंपल सी डिफिनेशन हो गई प्लेट की। अगर थोड़ा इसको और जटिल बनानी हो या और थोड़ा से अट्रैक्टिव बनाना हो, जैसे मान लेते हैं ये दक्षिणी अमेरिका क्या है, अमेरिका है। ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। यहाँ पे ब्राजील वगैरह हो गया, जैसे अर्जेंटीना चिली वगैरह। ठीक है, नीचे की ओर। तो अगर हम कहें कि प्लेट ये स्थल मंडल का एक क्या है, बृहद बड़ा खंड है, और इसी को ही हम कहते हैं प्लेट कहते हैं। तो क्या सिंपल से ये प्लेट हो गया। तो प्लेटें अगर हम कहें तो जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, जैसे जमीन में हम चलते हैं, जहाँ पर हमारे नदी पहाड़ झील ये हैं, तो क्या ये भी प्लेट मान लेंगे इसको। नहीं, इसको प्लेट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जो प्लेट की परिभाषा दी गई है, उन्होंने दिया है कि 5 किलोमीटर से लेकर जमीन के नीचे 200 किलोमीटर तक के भाग को प्लेट माना हुआ है इन्होंने। ठीक है। कि जो अगर प्लेट की इन्होंने डिफिनेशन दी है, तो 5 किलोमीटर जो नदी पहाड़ झील हैं इसके नीचे 5 किलोमीटर से लेकर, या जैसे अभी हम पढ़ेंगे ना कि क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये नीचे का कोर का हिस्सा है। ठीक है। मेंटल और ये क्रस्ट। तो क्रस्ट मेंटल जब हम कोर के बारे में जानेंगे तो वहां पर हम और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे, सारी चीज़ों को। लेकिन अभी हमें सिर्फ जानना है क्या है, प्लेट के बारे में। तो प्लेट क्या है, हमारा जो नीचे का हिस्सा रहता है ना क्रस्ट के नीचे, फिर दुर्बल मंडल वगैरह रहता है हमारा। तो जो हमारा कहने का मतलब है, जो प्लेट है ये क्या है, दुर्बल मंडल पे हमारी तैर रही होती है, या दुर्बल मंडल का या क्रस्ट का नीचे का हिस्सा और मेंटल का हिस्सा जो रहता है, ये हमारा किस में आता है, प्लेट में आता है। तो 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक के जो हिस्सा होता है इसको हम प्लेट कहते हैं। ठीक है। या लिथोस्फीयर पर ये क्या है, स्वतंत्र रूप से तैर रही है, या दुर्बल मंडल पर, ये कहने का मतलब है तैर रही होती है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से शब्द है कि स्थल मंडल के बृहद खंड को ही हम प्लेट कहते हैं। ठीक है। कंफ्यूजन पॉइंट रखना नहीं, 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक के हिस्से को हम प्लेट मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो प्लेट हो गया। दूसरा आते हैं कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या होता है। प्लेट विवर्तन, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो जो ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत था, ये कैसे आया, किस तरह से आया। तो प्लेट विवर्तन की अगर सिद्धांत की बात करें, तो इन्होंने 3 लोगों का मिले जुले चीजों को इन्होंने एक साथ लिया। जैसे कि वैगनर का सिद्धांत, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था जो, तो मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, बोलता जा रहा हूँ। तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत,
प्लस भूचुंबकत्व का सिद्धांत, का सिद्धांत। जब ये तीनों सिद्धांतों की खोज हो जाती है तो इन्हीं से निकल कर क्या आता है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत निकल कर आता है। तो जो भूचुंबकत्व का सिद्धांत था प्लस सागर नितल का सिद्धांत, या सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। जो सागर हमारे नितल हैं कहीं ना कहीं उनका प्रसार हो रहा है, उसके बारे में जाना। जैसे किसने दिया था ये, हैरी हैस ने इसका बताया था, सागर नितल प्रसरण से, हैरी हैस। तो जब ये चीजें तीनों खोज हुई कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कैसे निकल के आया, तो वैगनर ने जो बताया था 1912 में बताया था, इन्होंने क्या वैगनर ने दिया था, वैगनर ने बताया था महाद्वीपीय हमारे विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था कि हमारे महाद्वीप किस किस तरह से विस्थापित हो रहे हैं। फिर भूचुंबकत्व का सिद्धांत आता है, इसके बारे में जब चर्चा होती है किस किस तरह से भूचुंबकत्व वर्क करता है, तो वहां से कहीं ना कहीं पता चलता है कि चट्टानों की जो आयु है, चुंबकीयशीलता है, ठीक है, जो गुण है वो कहीं ना कहीं समान पाए जा रहे हैं। फिर सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की जो सागर के नितल हैं वो कहीं ना कहीं प्रसरित हो रहे हैं या फैल रहे हैं, या किस तरह से इसमें कटक बनते हैं, या किस तरह से नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ये सारी चीजें जब खोज हो जाती हैं तब जाके कहीं हमारा क्या है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत निकल कर आता है। तो 1967 में कहें, 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने, मैकेंजी, मार्गन व पार्कर, ठीक है, मैकेंजी, मार्गन व पार्कर ने क्या हुआ कि इसके निकाल के एक सिद्धांत निकाला, वो निकाला प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो कहने का मतलब है ये तीनों का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिमाग था, इन तीनों ने समझा और एक थ्योरी निकाल के लाए, और उस थ्योरी का नाम दिया इन्होंने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ से ये कहा जाए तो 1967 में मैकेंजी ने अपने कुछ विचार वैगनर के विचारों को देखा, और भूचुंब का सिद्धांत के बारे में देखा, प्लस सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जो क्यों और कैसे के जवाब देने में सक्षम चीजें नहीं थी, वो यहाँ से निकल कर आई और इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि क्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसी एक व्यक्ति ने दिया था, या किसी एक व्यक्ति को इसमें तार्किक रूप से माना जा सकता है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया गया था, तो इसका आंसर होगा नहीं, कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि ये कई सारे विचारों को मिलाकर एक बनाया गया सिद्धांत था, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। अब आते हैं प्लेटों के गति के कारण क्या हैं, या अगर हम कुछ मैप में देखना चाहें तो मैप देख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ थ्योरी लिख दी है कि आप लोग को डाउट ना हो कि मैंने जैसे ओरली तो बोल दिया लेकिन नहीं है, तो ठीक है। जैसे 1967 में मैंने बताया मैकेंजी और पार्कर और मार्गन ने क्या है कि पूर्व के उपलब्ध विचारों को मिलाकर इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले अगर कहा जाए कि प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टोरंटो के जो थे, ठीक है, कनाडा में एक टोरंटो विश्वविद्यालय है, वहाँ के भूवैज्ञानिक थे टूजो विल्सन। इन्होंने सबसे पहले क्या था कि प्लेट शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। या जब इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए पेन है, तो इस पेन का नाम किसी न किसी व्यक्ति ने पहली बार दिया होगा। जैसे हमारा 1 रुपए का सिक्का आया था, तो उसमें एक सिंबल दिया गया था कि रुपए को बना के बीच से उसमें डंडी डाल दी गई आर बना के, तो उसको डी उदय कुमार ने दिया था, है ना। तो उसी तरह से क्या था कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्लेट का शब्द किसने दिया था, ये ट्रूजो विल्सन ने दिया था, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं कि प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत के बारे में हमने जाना, वो मैंने यहाँ पर ये थ्योरी लिख दी है, सेम चीजें हैं, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। और प्लेट कहाँ हमारी दुर्बल मंडल वगैरह पे जो मैंने बताया था तैर रही है। अब कुछ मैंने वैगनर के सिद्धांत वगैरह के बारे में, जो मैं क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में बता रहा था, वो मैंने यहाँ पर हल्का से लिख दिया कि कभी कभी जैसे कन्फ्यूजन होगा आगे, जैसे मैं चीज़ों को बताऊंगा तो कहीं ना कहीं इस फिगर को आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा मैप में या ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, तो ये फिगर कैसे बनता है, क्या रहता है, तो इसके बारे में हम सारा एक बार डिटेल में जानेंगे कि हमारी क्रस्ट क्या होती है, कोर क्या होती है, मेंटल क्या होती है, ठीक है। और ये सियाल सीमा नीफे के रूप में इसको कैसे हम जानते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ हम आगे करेंगे।
लेकिन बस यहाँ पर जो कुछ पॉइंट होते हैं जो जरूरत पड़ती है वो खाली मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा प्लेटों की गति के बारे में कि हमारी जो प्लेटें होती हैं वो किस किस तरह से हमारी गति करती हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे प्लेटों के गति के बारे में। ठीक है, अब आते हैं कि प्लेटों की गति के कारण, कि जो हमारी प्लेटें हैं वो किस किस तरह से गति करती हैं और इसके क्या कारण हैं। अगर मान लीजिए हमारी जो प्लेटें हैं कहीं ना कहीं, तो दो प्लेटें हैं, जैसे हमारी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है और ये हमारी प्लेटें किस तरह से गति कर रही हैं, उसके क्या कारण होंगे उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला कारण होगा, पहला है पृथ्वी का घूर्णन, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, दूसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारी प्लेटें हैं ये कहीं ना कहीं आपस में गति करती हैं या टकराती हैं। ठीक है, और तीसरा कारण है मैग्मा का संवहन, मैग्मा का संवहन। वहन के कारण भी जो प्लेटें हमारी, मैग्मा है जो जमीन के नीचे हमारा मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, ये मैग्मा बनता कैसे, ये सारी चीज़ें हम एक एक डिटेल में जानेंगे कि हमारे रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं टूटने के कारण मैग्मा हमारा बनता है या ऊर्जा निकलती है, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। प्लस चौथा कारण इसका है स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव, स्लैब खिंचाव व स्लैब दबाव। ठीक है, जानेंगे हम कि स्लैब खिंचाव क्या होते हैं और स्लैब दबाव क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्लस अगर हम यहाँ पर कहें पांचवा नंबर, मेंटल प्लूम जो होते हैं उनके कारण भी होता है। जो हमारा प्लेटें हैं ये कहीं ना कहीं गति करती हैं, मेंटल प्लूम। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि मेंटल प्लूम होते क्या हैं और ये किस तरह से हमारी प्लेटों को गति करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन से ले जाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या हमारी प्लेटें जो हैं वो गति करती हैं। तो अगर कहा जाए तो ये कम मात्रा में करती हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट आता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं करती हैं। तो ज़्यादा मात्रा में कौन सा कर रहा है या कम मात्रा में कौन सा कर रहा है वो हम एक एक करके डिटेल करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन का मतलब है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है कि घूम रही होती है। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर कहीं ना कहीं हमारी क्या है, धुरी पर मान लीजिए ये घूम रही है, और घूमने के कारण इस पर क्या होता है कि दो तरीके के बल कार्य करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल तो कार्य करता ही करता है, जैसे ज्वारीय बल भी कार्य करता है। ज्वारीय बल के अलावा पृथ्वी के जो कि हमारी है 0 डिग्री, इधर मान लेते हैं ये 30 हो गया, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया, तो 30 60 90। ठीक है, तो अगर कहा जाए ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर ये क्या है कि थोड़ा से बाहर की ओर उभरी हुई है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी त्रिज्या क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कम है। ठीक है, तो इस पर एक बल कार्य करता है अपकेंद्री बल। तो ये क्या होता है, बाहर की ओर फेंक रहा होता है, ये अंदर की ओर फेंक रहा होता है। ठीक है, खींच रहा होता है। तो यहाँ पर अपकेंद्री बल क्या होता है, बाहर की ओर रहता है, तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण रहेगा क्या होगा, कम रहेगा, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो जब प्लेटें हमारी क्या होती हैं कि जब पृथ्वी हमारी घूम रही होती है तो घूमने के कारण भी हमारी प्लेटें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हल्की हल्की गति करती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल से शब्दों में एग्जाम्पल दूं, तो जैसे एक पानी का गिलास लेते हैं। ठीक है, एक पानी का गिलास लिया और उसमें हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, और चीनी को जब हम कस के जोर जोर से घुमाते हैं तो देखते हैं चीनी भी उस गिलास के चारों तरफ दिशाओं में घूमती है। जब हल्की हल्की आपकी चीनी घूमने लगेगी तो वही चीज़ सेम ये है कि जब पृथ्वी है पूरी घूम रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हल्की हल्की उसमें घूमती हैं। तो पृथ्वी के घूमने का कारण ये रहेगा।
तो यहाँ पर अगर कहें तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी हमारी प्लेटों की क्या होती है, गति होती है। तो इसमें हमारे अपकेंद्री बल प्लस ज्वारी बल वगैरह कार्य करते हैं। अपकेंद्री बल ठीक है, ज्वारी बल और गुरुत्वाकर्षण। क्या है ना कहीं ये मिला जुला स्वरूप होता है इन चीजों का, जिस वजह से क्या होती है कि प्लेटें कहीं ना कहीं आपस में गति करती हैं। ठीक है। दूसरा कारण हमारा क्या था कि प्लेटों की गति होने का दूसरा कारण था कि प्लेटें जो हमारी गति कर रही हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कि हमारी प्लेटें कैसे कैसे गति कर रही हैं उसके बारे में। तो दूसरा कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कि हमारी प्लेटें कैसे कैसे गति करती हैं, सेम वही वाली कहानी जो जब हमारी पृथ्वी क्या होती है, घूम रही होती है, तो घूमने से उसमें बल कार्य करते हैं। अब केंद्रीय बल कार्य करता है। अब केंद्रीय बल के अलावा आकर्षण बल जो कार्य करता है वो करता है। लेकिन ये कैसे होगा पॉसिबल, इसमें थोड़ा से और एक चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो समझ में आता जाएगा कैसे कैसे रहता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर त्रिज्या क्या है हमारी, यहाँ पर त्रिज्या सबसे ज्यादा है। ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारी त्रिज्या क्या होती जा रही, कम होती चली जा रही। ठीक है। यहाँ 90 हो गया, यहाँ पर 30, ये 60, ठीक है, और यहाँ 90। तो हमारी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा क्या त्रिज्या कम होती जा रही। तो यहाँ पर त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या क्या है, अधिक है। अगर त्रिज्या अधिक है तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो त्रिज्या हमारी क्या होती, बढ़ती जा रही है। त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, त्रिज्या यहाँ पर हमारी कम हो रही है, त्रिज्या हमारी ऊपर की ओर कम होती जा रही है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। कैसे होगा कि जब गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जब वर्क करता है तो यहाँ पर गुरुत्व मतलब त्रिज्या का मान क्या है कि बाहर की ओर ये क्या है, चपटी है, जैसे सॉरी उभरी हुई है। तो ये ध्रुवों पर क्या उभरी, यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल जब कोई चीज में घूम रहा होता है, अपकेंद्री मतलब बाहर की ओर एक फोर्स बल कार्य कर रहा होता है, अपकेंद्री बल। जब बाहर की ओर कोई चीज को फोर्स कार्य करेगा तो यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, उसको हल्का अंदर की ओर खींचने की कोशिश करता है या बांधे रखने की कोशिश करता है। तो जिस वजह से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन यही अपकेंद्री बल ध्रुवों पर क्या होता है कि कम हो जाता है। ठीक है, नगण्य के बराबर हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर गुरुत्व त्रिज्या भी क्या होती है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो उतना क्या होता है, अपकेंद्री बल वर्क नहीं करता, ज्यादा नहीं। तो अपकेंद्री बल यहाँ पर नहीं करेगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, अधिक हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण अधिक हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण कम से ज्यादा की ओर चीजों को खींचेगा। ठीक है। तो भूमध्य रेखा से जो प्लेटें होंगी कहाँ की ओर जाएंगी, ध्रुवों की ओर जाएंगी। जब ये प्लेटें भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगी जिस कारण से ये क्या होंगी, गति करती हैं। ठीक है। तो प्लेटों की गति के कारण आपको समझ में आया कि प्लेटें कहाँ से, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर गति करती हैं। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें समझ में आया कि कैसे कैसे हमारी प्लेटें गति करती हैं। कि जब हमारी पृथ्वी है यहाँ पर 0 डिग्री पे, यहाँ केंद्रीय बल क्या होगा हमारा, बाहर की ओर जो कि लग रहा होता है, और अपकेंद्री बल बाहर की ओर लगने के कारण हमारा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक प्रकार से कम रहता है। और यहाँ पर अपकेंद्री बल हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो ये क्या होगा कि इस वाली चीजों को इधर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर। ठीक है। जब ऊपर की ओर खींचेगा तो जिससे क्या होंगी, प्लेटें आपस में चलना शुरू होंगी या कुछ कुछ खिसकती हैं हल्की हल्की, उसी को ही कहते हैं प्लेटों की गति। ठीक है। तो एक कारण ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा कारण हमने जाना था मैग्मा का संवहन। ठीक है। मैग्मा का संवहन, कि जो मैग्मा है हमारा, ये किस तरह से हमारा जो प्रवाहित हो रहा है, या मैग्मा किस तरह से हमारा चलता है उसके बारे में। कि मैग्मा के किस तरह से हमारे प्रवाहित हो रहा है और कैसे मैग्मा बनता है। तो अगर हम कहें कि मैग्मा का जो समान है, तो ऊष्मा का, ऊष्मा की भिन्नता के कारण,
जो हमारी प्लेटें हैं ये कहीं ना कहीं गति करती हैं। तो इसमें क्या होती है, ऊष्मा होती है, और ऊष्मा क्या होती है कि जो चारों तरफ जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो ऊपर की ओर फ्लो करके आती है। ठीक है, हल्की होने पर, जब हल्की होने पर आती है, दीवार से टकराती है, तो ये दोनों दिशाओं में बंटती है। और जब बटेगी तो ये क्या होगा कि कोई जो इधर की ओर प्लेट जा रही होगी या जाएगा वो उधर। जैसे कि मान लो कि ये हमारा ऐसे समझते हैं कि ये मैग्मा है, यहाँ से बह के अंदर से क्या है, यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा, इधर टकराएगा दीवार से, तो ये इधर की ओर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर की ओर जाने की कोशिश करेगा। जाएगा तो ये वाली जो चीजें हैं इनको खींचेगा किधर की ओर, इधर की ओर खींचेगा। और ये इधर की ओर जा रहा है तो ये इन चीजों को इधर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो वही चीज है कि जब ये मैग्मा क्या होता है, दीवार से टकराता है, तो दीवार से जब टकराएगा तो फैलने की कोशिश करता है इधर उधर। उसी तरह से ये प्लेटें भी हमारी क्या होती हैं कि इसी के मैग्मा के कारण टकराने से ये अपनी दिशा को खींचने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अभी ये स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव में मतलब एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। कैसे, सारा खेल वही है। तो ऊष्मा का यहाँ पर क्या है, मैग्मा बनता कैसे, मैग्मा पहले तो ये समझते हैं। चलो मान लो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैग्मा बनता है, दीवार से टकराता है, कुछ मान लीजिए दाएं जाता है, कुछ बाएं की ओर जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा मैग्मा है ये ऊष्मा की भिन्नता के कारण भी होता है। मैग्मा का जो सम्वहन होता है, तो ऊष्मा की भिन्नता के कारण, ठीक है, तो जो मैग्मा का संवहन हो रहा है या बह रहा है, ये क्या है, ऊष्मा की भिन्नता के कारण। उसका कारण क्या है, ऊष्मा की भिन्नता के कारण क्या है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, यहां लिख देते हैं रेडियो, सॉरी, रेडियो एक्टिव तत्व जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं जब ये टूटते हैं तो अधिक दबाव के कारण या अधिक टेम्परेचर के कारण ये टूटते हैं। तो उससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। जब ये ऊर्जा निकलती है तो धीरे धीरे ये एकत्र होती रहती है, और इकट्ठा होते होते ये क्या होती है कि भारी मात्रा में हो जाती है। जिस वजह से जो चीज़ें वहाँ पर क्या होती हैं कि जो ठोस अवस्था में होती हैं कहीं ना कहीं वो पिघलती रहती हैं। और वही जब पिघलती हैं तो वही एक लावा का रूप ले लेती हैं या मैग्मा का रूप ले लेती हैं। जब ऊपर आती हैं दीवार को तोड़कर तो उसको हम लावा कहते हैं। तो मैग्मा जो होता है जमीन के अंदर है तब तक तो वो मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब वो जमीन को तोड़कर, जहां पर भी मुलायम और सतह पतली रहती है उसको तोड़कर जब वो बाहर आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, तो ये मैग्मा का संवहन हो कैसे रहा है कि मैग्मा जो होता है वो रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई पेन है या पेंसिल है तोड़ते हैं तो उसमें चट से आवाज आती है, लेकिन अगर वही जो कंपन और जो ध्वनि हो उसकी और ज़्यादा तेज हो जाए तो वही क्या होती है, जब वहाँ पर चीज़ें टूटती रहती हैं तो वही ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है और वही ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा के रूप में बदलती जाती है। और उसी के कारण ये क्या होती है कि आपके जो रेडियो एक्टिव हैं ये टूटने से बहुत सारी ऊर्जा को निकालते हैं, और ऊर्जा जो निकलती है वही क्या होती है, ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट होती जाती है, और उसी से ही मैग्मा बनता है। तो इसी मैग्मा के संवहन के कारण जो प्लेटें हैं ये कहीं ना कहीं गति करती हैं। तो अब पहले तो ये हमने जान लिया कि ऊष्मा की भिन्नता के कारण होता है, लेकिन कैसे होगा, मैंने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया था कि मान लीजिए जमीन है, और सॉरी जमीन के नीचे, और यहाँ पर कोई चीज़ है, हमारी ये सतह है। जब सतह है, जब इससे क्या होता है कि मैग्मा कहीं ना कहीं टकरा रहा होता है, इन दीवारों से टकराने के बाद वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करता है, तो ये इधर की ओर जाने की कोशिश करेगा इधर। तो ये प्लेट होती है ये कहीं ना कहीं इधर की ओर खींचेगा और इस प्लेट को ये इधर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारी प्लेटें क्या होती हैं, गति करती हैं। ठीक है, चलो ये लैंग्वेज कम समझ में आई। इसी में ही जैसे कि अगर हम कहें मैग्मा के संवहन के कारण ही जो हमारे स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव जो होते हैं वो कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, तो इसी पे ही मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है,
स्लैब खिंचाव व स्लैब दबाव। ये कैसे वर्क करते हैं? जो हमारे स्लैब खिंचाव होते हैं, स्लैब दबाव होते हैं, तो जो हमारा मैग्मा होता है ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब ऊपर की ओर टकरा के आ रहा होता है या हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है, तो ये दीवार से टकराता है या सतह से टकराएगा। और टकराने के बाद क्या होता है कि जब ऊपर उसको तोड़ के निकलने की जगह नहीं मिलती, तो ये उसी के नीचे क्या होता है, इस बड़ी सी सतह के नीचे क्या होता है, यहाँ पर ये इसके नीचे तैरता रहता है। और ये कहाँ इधर की ओर जा रहा है, कभी इधर की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो ये लावा जो रहता है वो इधर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यही सतह क्या होती, पतली होती, तो तोड़कर बाहर आ जाता है और वही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। ठीक है, तो स्लैब खिंचाव का मतलब होता है कि जब यहाँ से ऊपर की ओर लावा जा रहा होता है और खींचता है, तो ऑटोमेटिक जब हल्का होगा लावा तो ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर की ओर जब उठता है तो इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण वगैरह बल कार्य करते हैं। ठीक है, काफी सारे ग्रेविटी वगैरह, तो जिस कारण से ये खिंचता है। तो स्लैब खिंचाव अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराने के कारण एक प्लेट क्या होती है, जमीन के नीचे की ओर धंस रही होती है और एक ऊपर की ओर उठ रही होती है। ठीक है, तो स्लैब खिंचाव भी ऐसे ही कार्य करता है, जैसे कि एक बिस्तर होता है। ठीक है, उस पर एक चादर हमने डाल दी, और देखते हैं कि एक चादर का एक कोना क्या होता है, जमीन के नीचे की ओर ज्यादा हो गया, और वो क्या होता है कि अब वो पूरी चादर को धीरे 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 नीचे की ओर खींच रहा होता है। तो एक प्रकार से उस पे क्या होता है, एक बल या फोर्स कार्य कर रहा होता है, जो उसको क्या होता है नीचे की एक समय बाद आता है कि वो उसको पूरा नीचे गिरा देता है। या मान लीजिए एक तावल है, एक तरफ का आपने हिस्सा ज्यादा रख दिया, एक तरफ का कम रख दिया, तो देखते होंगे कि एक हिस्सा वो उस वाली तावल को ऑटोमेटिक जमीन में नीचे खींच लेता है रस्सी से, है ना। तो वही होता है, उसी तरह से ये आपका स्लैब खिंचाव वर्क करता है कि जो प्लेट होती है जब नीचे की ओर जाती है, तो ऑटोमेटिक क्या होती है, प्लेट अपने दबाव के कारण वो जमीन के नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है। तो ये इसी तरह से हमारे ये क्या काम करते हैं, स्लैब खिंचाव, जिस कारण से हमारी प्लेटें क्या होती हैं, गति करती हैं। कि मान लो कोई प्लेट है, ये यहाँ पर ये हमारी प्लेट है लटकी हुई है, और ये टकराने के बाद नीचे की ओर गई, तो इतनी ही गई, लेकिन इसको क्या होता है, ये आधा ग्रेविटी जो भी इसमें फोर्स बल कार्य कर रहे होते हैं, वो इसको और ज़्यादा नीचे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। और ये एक समय जैसे नीचे की ओर जाएगी, तो वैसे ही क्या होंगी, प्लेटें आपस में गति करेंगी या टकराएंगी, क्योंकि वो ब्लैंक जगह हो जाएगी। उसी तरह से स्लैब दबाव कैसे काम करता है? हाँ, अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ स्लैब दबाव के बारे में, कि स्लैब दबाव अगर कैसे करेगा, तो सिर्फ दो लाइनों में समझ में आ जाएगा। कि पानी, मान लीजिए कोई गैस पे हमने दूध रखा, ठीक है, भगोने पर, और दूध रखने के बाद हमने उस पर एक प्लेट ढक दी और हमने गैस चालू कर दी, तो दूध क्या होता है कि जब गर्म होता है, उबलता है, उबलने के बाद क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। तो उसके ऊपर तो प्लेट रखी हुई है, जब प्लेट रखी, जैसे ये मान लीजिए ये भगोना ही है, इस पे दूध ये गर्म हो रहा है, और जब ये प्लेट इससे टकराएगा प्लेट से, तो क्या होता है, किनारे किनारे से हमारा जो दूध होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यही होता है दबाव के कारण। तो जो किनारे की ओर निकलता है, तो इससे भी जब ये निकलेगा इधर उधर, तो ये क्या करेगा, या तो इसको ढक्कन को इधर की ओर खींचेगा, या ढक्कन को इधर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। ये कहते हैं स्लैब दबाव के कारण। ठीक है, तो आपको सिंपल से समझ में आ गया कि खिंचाव कैसे काम करता है और दबाव कैसे। ढक्कन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ढक्कन को कहीं ना कहीं इधर खींचने की कोशिश करेगा या इधर। इसी से ही हमारी प्लेटें भी उसी तरह से सेम गति करती हैं। कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारा ढक्कन है, जो ढक्कन है वो स्थल है हमारा। ठीक है, और जो हमारे नीचे है, मान लीजिए जो मैग्मा हमारा दुर्बल मंडल में तैर रहा है, और वो क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है, जब वो दीवार से टकराता है तो कहीं ना कहीं दिशाओं में इधर उधर बटता है। जब बटेगा तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले हिस्से को भी हल्का फुल्का खींचने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। चलो, कम समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैप में देखते हैं, तो आपको शायद और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमने मैप है हमारा। ठीक है, मैंने जो लाइनें हैं, समान धाराएं, वो कैसे हमारी वर्क करती हैं ये लिखा। कि जैसे कि ये हमारा नीचे से क्या हो रहा है, कि मैग्मा जो हो रहा है हमारा नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, और ये ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं इधर की ओर भागेगा, और ये इधर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है मैग्मा। जब इधर उधर दिशाओं में ये भागता है, तो ये ऊपर वाली जो प्लेट है इसको इधर खींचेगा, और इस वाली प्लेट को ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर खींच रहा है। जब इधर उधर दिशाओं में खींचेंगे, तो इसी से ही क्या होती है, हमारी प्लेटें गति करती हैं। ठीक है, तो स्लैब खिंचाव, स्लैब दबाव समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है।
अगर इसी को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि जब दो महासागर और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो वो कैसे होती हैं, तो जो कारण निकल के आते हैं वो यहाँ से निकल के आते हैं। तो यहाँ से हम जानेंगे कि एक प्लेट हमारी जो प्लेट होती है नीचे जाएगी और यहाँ पर सबडक्शन या छेपड़ होगा, जिस कारण से क्या होगा कि मैग्मा का निर्माण होगा, और मैग्मा फिर क्या होता है कि हल्का होकर ऊपर की ओर उठता जाता है और सतह को तोड़कर जब बाहर आता है तो ज्वालामुखी के निर्माण होते हैं। तो ये अभी मैं एक वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि लावा किस तरह से ये वर्क करता है और कैसे कैसे ये ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया आपको, मैग्मा का संवहन। जैसे कि ये जो थ्योरी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि स्लैब मतलब खिंचाव क्या होते हैं और स्लैब दबाव क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है। तो जो पुल मतलब इसको दबा रहा है वो नीचे की ओर, खिंचाव मतलब ऊपर की ओर इसको खींच रहा होता है। कि कोई भी चीज होती है कि अगर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है तो ऑटोमेटिक वो उस चीज को भी नीचे की ओर खींच लेती है, जैसे चादर वगैरह मैंने बताया था। तो ये हमारा है कि किस तरह से हमारे प्लेटें जो हमारी गति करती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। बस चीज़ों को क्या है कि एक क्लेरिफाई लेके चलना होता है, जो आगे के टॉपिक के लिए आपको ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये क्लियर करेंगे। जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको क्या है ना कि थ्योरी आपको रटना ही रहेगा, तो रटने में मज़ा नहीं आता है। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को समझते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि अगर रटना ही रहेगा तो रटने के लिए तो किताब पड़ी है आपके पास। ठीक है, कोई सविंद्र सिंह पढ़ रहा है, कोई माजी दुष्यंत पढ़ रहा है, कोई परीक्षावाड़ी की बुक पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, कोशिश हो सकती है कि जो चीज़ें आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ें छूट गई हैं, वो हम हर चीज़ को हर जगह पर एक टॉपिक के अनुसार मैंने सेट कर रखा है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो इसके कारण अभी जैसे कि हमने जान लिया कि मैग्मा का संवहन जो होता है और स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव के कारण कारण अब आता है मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम, ये मेंटल प्लूम के कारण कैसे मतलब हमारी प्लेटें गति करती हैं इसके कारण, अगर मैं सिंपल सा इसका एक फिगर बनाना चाहूँ तो आपको समझने के लिए कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा है और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मेंटल हमारा प्लूम बाहर की ओर आने की कोशिश कर रहा है, या यहाँ पर कोई भी जो लावा है ये उठ के ऊपर की ओर आ रहा है, एक गुब्बारे के रूप में उठ के बाहर की ओर आने की कोशिश कर रहा है। जब ये ऊपर की ओर उठेगा या गुब्बारा उठेगा और फटता है तो आपने देखा होगा चीज़ें इधर उधर फैलती हैं। तो उसी तरह से जब ये मेंटल प्लूम होते हैं या मैग्मा के एक प्रकार से गुब्बारे टाइप में होता है, ये ऊपर की ओर उठता है, तो ये क्या होता है कि दीवार से जब टकराता है तो ये भी क्या होता है प्लेटों की गति को करने में मदद करता है। तो मेंटल प्लूम कैसे करता है, ये इसी तरह से जैसे ये मान लीजिए कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट वगैरह है, उसके नीचे मान लीजिए कोई हमारा मैग्मा जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है, तो वो भी उसमें गति करता है। जैसे कि आपको मैं कुछ इमेज के माध्यम से अगर दिखाना चाहूँ कि कैसे कैसे ये रहते हैं। पहले तो एक वीडियो चाहे तो ये देख सकते हैं कि प्लेटें कैसे कैसे हमारी गति कर रही हैं, या जो हमारे प्लेटें पहले आपस में जो जुड़ी थी वो कैसे थी, वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हिमालय वगैरह कैसे निर्माण हो रहा है, तो जो पेंजिया वगैरह जब हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी पेंजिया जुड़ी थी फिर कैसे अलग होती है, ये उस तरह का वीडियो था। ठीक है, इसके बाद अगर और आप देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो कहाँ गया।
प्लेटों की गति कहाँ गया? जैसे ये कुछ वीडियो थे कि किस किस तरह से हमारी जैसे प्लेटें चलती हैं, ये गति करती हैं। मेरे पास मेन वो वीडियो नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? हम्म। एक ये वीडियो है, जैसे कि हमारी प्लेटें आपस में जमीन के नीचे की ओर जा रही होती हैं, तो किस तरह से मुड़ती हैं और लावा मैग्मा किस तरह से फैला हुआ होता है ये। तो ये वाले कुछ वीडियो थे कि जैसे कि मैंने दिखाया, इसमें लावा किस तरह से मतलब कि नीचे की ओर रहता है और ऊपर की ओर जैसे आते हैं तो किस किस तरह से जाएगा ये सारी चीजें। हम्म। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी कि हमारा किस किस तरह से मतलब कि सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ इमेज के या वीडियो के माध्यम से चीज़ें अभी कम क्लियर हो रही होंगी, लेकिन जैसे अभी हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में आगे कि प्लेटें हमारी जब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है, किस तरह से होता है, तो वहाँ पर भी कुछ जो वीडियो रहेंगे उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो अभी तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी कैसे रहेंगी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट था, अगला हमारा जो पॉइंट था कि जो हमारी प्लेटें होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। प्लेटों के प्रकार। तो प्लेटें हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है महासागरीय प्लेट। ये प्लेटों के प्रकार में ठीक है, प्लेटों के प्रकार पहले हम समझते हैं महासागरीय प्लेट। पहला नंबर महासागरीय प्लेट, दूसरा हमारा महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है। तो महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, महासागरीय प्लेट क्या होती है? जो जहाँ पर हम नदी पहाड़ झील हम देखते हैं या जहाँ पर हम घूमते फिरते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, कॉन्टिनेंटल भाग होता है, वो महाद्वीपीय भाग होता है। और जहाँ पर समुद्र वगैरह पानी में जहाँ फैला हुआ है और उसके नीचे की जो हिस्सा है, जमीन के नीचे या पानी के नीचे का हिस्सा होता है, उसे हम महासागरीय प्लेट कहते हैं। कि महासागर के जो नीचे प्लेटें पाई जाती हैं उसको हम महासागरीय प्लेट कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल भाग कहाँ पर, जहाँ पर आप देखते हैं जो भी चीज़ मैप में जो दिखाई दे रही है आपको, जैसे नदी पहाड़ झील पर्वत, ये सारा कौन सा होता है, ये महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो अगर हम प्लेटों की संख्या की बात करें तो हमारे पास 7 बड़ी प्लेटें हैं और 200 से ज़्यादा हमारे पास छोटी प्लेटें हैं। ठीक है। तो 7 अगर बड़ी प्लेटों की हम बात करें तो बड़ी प्लेटें जैसे कि उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, प्लस ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरह से हमारी क्या है, ये 7 बड़ी प्लेटें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन 200 से ज़्यादा छोटी प्लेटें हैं जो कि अलग अलग नाम से भी जानी जाती हैं सारी चीज़ें। तो हम उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि बहुत ज़्यादा उन 200 प्लेटों को याद करने की हम कोशिश करें। लेकिन हाँ, उनके अगर कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो जानने की हमें ज़रूरत होगी, वो हम बताते जाएंगे। ठीक है। तो पहले ये जान लेते हैं महासागरीय हमारी प्लेट कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, महाद्वीपीय और महासागरीय।
महाद्वीपीय प्लेट आपको समझ में आ गई कि जो कॉन्टिनेंटल का हिस्सा है, स्थल मंडल जिसे कहते हैं, या स्थल खंड जो है वो महाद्वीपीय प्लेट है। और महासागरीय प्लेट कौन सी है? जो पानी के नीचे जो रहती है, जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के नीचे जो प्लेट पाई जाती है, हिंद महासागर के नीचे पाई जाती है, ये कौन सी होती है? महासागरीय प्लेट। तो अब इनमें से क्या होता है, जो महासागरीय प्लेट होती हैं ये भारी होती हैं, ठीक है, जबकि पतली होती हैं और भारी होती हैं। तो अगर हम कहें, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं ये क्या होती हैं कि इनकी चौड़ाई अधिक होती है, या मोटाई भी इनकी ज़्यादा होती है। तो इनकी चौड़ाई अधिक होती है, लेकिन ये क्या होती हैं, भार में हल्की होती हैं। भार में अगर हल्की होने का कारण कहें तो दोनों के बारे में बता देते हैं। जैसे महासागरीय प्लेट है, ये इनका भार अधिक, ये सॉरी, या कह सकते हैं इनका घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है, या इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका जो घनत्व होता है वो 3 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। प्लस इनका घनत्व अधिक होता है। और इनका अगर घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व जो होता है महाद्वीपीय प्लेट का, वो 2.7 होता है, 2.7 घन सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होती हैं? हल्की होती हैं प्लेटें। आकार में ये चौड़ी और मोटी होती हैं। आकार में कह सकते हैं चौड़ाई अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी होती हैं ये क्या होती हैं? हल्की, ये भारी होती हैं। इनका घनत्व अधिक है तो जाहिर सी बात है ये भारी होंगी। प्लस आकार में ये पतली होती हैं। आकार में मतलब किसके? महाद्वीपों की तुलना में ये क्या होती हैं? पतली होती हैं आकार में। ये प्लेटें जो होती हैं पतली होती हैं। प्लस अब कहने का मतलब है कि ये जो प्लेटें होती हैं आकार में चौड़ी हैं, बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका घनत्व क्या है? 2.7 है, जिस वजह से ये क्या होती हैं? हल्की होती हैं। और इनका घनत्व क्या है? 3 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब। तो इनका घनत्व जो है ज़्यादा है, जिस वजह से ये क्या होती हैं? आकार, या इनका आकार तो होता पतला, लेकिन ये क्या होती हैं? भारी होती हैं। जैसे एक लकड़ी ले लेते हैं, एक लोहा ले लेते हैं, उसमें क्या होते हैं कि लोहा जो होता है वो भारी होता है लकड़ी से, और जो लकड़ी है वो ऑटोमेटिक मतलब हल्की रहती है। लोहे में क्या होते हैं? निकल फेरस वगैरह ज़्यादा होते हैं, लकड़ी में ऐसा कुछ नहीं रहता। तो जो एलिमेंट होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो भारी होते हैं, वो ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? ये महासागरीय प्लेट में पाए जाते हैं। तो अगर इसका हम कहें कि घनत्व ज़्यादा होता है और इसका घनत्व कम है ना, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अच्छा मान लीजिए कि इसका घनत्व हमने मान लिया कि 2.7 है और इसका घनत्व हमने मान लिया 3 है, लेकिन भारी और हल्की होने का कारण कैसे, जबकि चौड़ी है? तो ये बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? ये ग्रेनाइट, सॉरी, हाँ, ग्रेनाइट की बनी होती हैं। ये ग्रेनाइट की बनी होती हैं, जिसमें सिल्का, चूना, पत्थर वगैरह रहता है। और इसमें किस चीज की अधिकता होती है? जो महाद्वीपीय प्लेट होती है इसमें हमारा चूना, पत्थर, सिल्का, ठीक है, इसकी अधिकता होती है। और ये जो प्लेटें होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? ये बेसाल्ट की बनी होती हैं। बेसाल्ट, इसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है, ठीक है। तो ये जो प्लेटें होती हैं इसमें क्या होता है? निकिल फेरस की अधिकता होती है, लोहे के तत्व ज़्यादा होते हैं, और ये बेसाल्ट की बनी होती हैं, जिस वजह से ये क्या होता है? इनका घनत्व अधिक होता है।
लेकिन पतली जरूर होती हैं, लेकिन इनका घनत्व अधिक होता है। और ये क्या होती हैं, भारी होती हैं। और ये जो महाद्वीपी महासागर महाद्वीपी जो प्लेट है, इनका घनत्व कम होता है, हल्की होती हैं, क्योंकि ये ग्रेनाइट की बनी होती हैं, चूना पत्थर सिलिका वगैरह इसकी। तो हमारी जो दोनों प्लेट हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्लेट भारी है, कौन सी हल्की है। अगर कोई कहता है कि महासागर की जो प्लेट है वो क्या होती है, भारी होती है। हाँ, भारी होती क्यों होती है, क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है, प्लस वो पतली होती हैं। लेकिन इसमें ग्रेनाइट किसकी, बेसाल्ट की बनी होती हैं, जिसमें निकिल फेरस की अधिकता होती है। ठीक है। जैसे अभी निकेल हम पढ़ेंगे, जो सियाल सीमा नीफे पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं नीफे में निकिल फेरस की अधिकता होती जा रही है, तो उस वजह से वहाँ की चीज़ें क्या होती हैं, भारी रहती हैं। तो वैसे भी ये जो प्लेट होती है, महासागरीय प्लेट होती है, भारी होती है। तो जब ये दो प्लेटें आपस में टकराएंगे तो आप देखेंगे जो महासागर वाली प्लेट होती है वो नीचे की ओर जाती है, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है ये ऊपर की ओर जाती है। ठीक है। उसी से ही हमारे ज्वालामुखी भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक। तो यहाँ तक आज रखते हैं। ठीक है। और अगला हम जो भी हमारा रहेगा टॉपिक आगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक में कवर करने की। तो ये जैसे ये मैंने थ्योरी वगैरह लिख दी है, कि अगर आप थ्योरी वगैरह देखना चाहते हैं कि जो मैं चीज़ बता रहा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। और जो ये हमारी प्लेटें थी, तो हमारी कौन कौन सी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें जो मैंने बताई थी वो हैं, प्लस कुछ छोटी प्लेटों के बारे में भी है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कल जो हम रहेगा, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो प्लेट संचलन के क्या प्रकार होते हैं, या प्लेट संचलन से क्या होता है। तो हम अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट और समानांतर प्लेट के बारे में जानेंगे। और उसके बारे में हम जानेंगे भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, या सुनामी कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें, और प्लेट टेक्टोनिक से क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारा चीज़। ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।